दोनों बेटों ने मिलकर घर को संभाल लिया, वरना तुम दोनों के पिताजी ने तो बस ये घर ही छोड़ा था। कैसी बात कर रही है माँ? हमें आप लोगों ने जो दिया है वो हमारे लिए प्रसाद जैसा है। आपने हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। माँ, आप लोगों ने भैया को अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन मुझे नहीं। पर भैया ने मुझे अपने से भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। आज भी भैया मेरे पढ़ाई का लोन चुका रहे हैं। कैसे बात कर रहा है दिनेश? बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। तभी वहां विनय की पत्नी हाथ में दोनों भाइयों का लंच बॉक्स लेकर आती है। लीजिए आप दोनों का लंच बॉक्स, शाम को जल्दी आ जाना, दिनेश के लिए लड़की देखने चलना है। हाँ, आज तो दिनेश के लिए रिश्ता देखने जाना है। शाम को स्वरा के घर। शाम के 5 बजे थे जब विनय की कार स्वरा के घर के बाहर रुकी। साउथ दिल्ली का एक मध्यम वर्गीय इलाका, 2 मंजिला मकान, बाहर से साफ सुथरा। चलो बेटा, देर हो रही है। माँ जी संभल के चलिए, सीढ़ियां हैं। दिनेश तू पीछे रह, पहले हम लोग बात करेंगे। हाँ भैया, जैसा आप कहें। दरवाजा खुला तो स्वरा की माँ ने स्वागत किया। आइए आइए, बैठिए बैठिए। स्वरा, पानी ले आ बेटा। कुछ देर बाद स्वरा ट्रे में पानी का ग्लास लेकर आई। उसने ब्लैक टॉप और जीन्स पहनी हुई थी, बाल खुले थे, पार्लर से फ्रेश मेकअप किया हुआ था। उसकी हाई हिल्स की आवाज कमरे में गूंज रही थी। दिनेश की नजर उस पर पड़ी तो वो एक टक देखता रह गया। उसने कभी इतनी स्मार्ट और मॉडर्न लड़की नहीं देखी थी। माँ ने स्वरा को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी असहजता थी। बेटा क्या करती हो? आंटी जी, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ, HR डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो तुम नौकरी करती हो? जी, आजकल तो सभी करती हैं। तुम्हें घर का काम आता है? देखिए आंटी, मुझे बेसिक चीजें आती हैं, लेकिन मैं सीख लूंगी। मैं मानती हूँ शादी के बाद तो नई जिम्मेदारियां आती हैं। हमारी बेटी बहुत समझदार है, जो भी काम होगा सीख लेगी। बेटा, तुम्हारी शादी की क्या सोच है? आंटी जी, मुझे एक एजुकेटेड और सेटल्ड लड़का चाहिए, जो रिस्पेक्ट दे और साथ में आगे बढ़ने में सपोर्ट करे। मुझे तो रिश्ता पसंद है, आपकी और क्या दूसरी शौक है? स्वरा की आंखें चमक उठी। वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे विदेश जाना बहुत पसंद है। दिनेश मुस्कुरा दिया। वो पूरी तरह से स्वरा पर फिसल चुका था। कमरे में बैठते ही माँ ने अपनी राय रखी। मुझे तो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे भी, बहुत ज्यादा मॉडर्न है, हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। माँ जी सही कह रही है। लड़की को घर के बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बस नौकरी और अमेरिका की बातें। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आई। बेटा, हम तेरी खुशी के लिए ही तो देख रहे हैं, लेकिन वो लड़की हमारे घर के लिए सही नहीं है। माँ, आप कहना क्या चाहती है कि मैं उससे शादी ना करूं? अरे दिनेश समझ, वो लड़की अपने में बहुत आगे है। तुझे पता भी है कि ऐसी लड़कियों की क्या सोच होती है। भैया, आप गलत सोच रहे हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है, स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है। दिनेश, तुझे पता है परिवार कैसे चलता है? वो लड़की कभी हम सबके साथ नहीं रह पाएगी। दिनेश चिढ़ गया। मैं बस उसी से शादी करूंगा, बाकी किसी से नहीं। घर पहुंचकर विनय ने कार पार्क की और सब अंदर आ गए। बेटा, तू जरा सोच समझ के फैसला ले। माँ, मैंने सोच लिया, मुझे बस स्वरा से ही शादी करनी है। अरे तू पागल हो गया है क्या? एक बार लड़की से मिला और तूने फैसला भी कर लिया? भैया, आप मुझे नहीं समझेंगे, मुझे वो बहुत पसंद आ गई है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, हम तेरी खुशी के लिए ही तो सब कर रहे हैं। माँ आप रो क्यों रही है? अगर दिनेश को पसंद है तो करने दीजिए। मीरा ने माँ को संभाला। माँ जी, आप परेशान मत होइए, हो सकता है लड़की अच्छी निकले। मुझे डर लग रहा है मीरा, मेरा दिल कह रहा है कुछ गड़बड़ है। माँ फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। दिनेश अपने कमरे में जाकर स्वरा के बारे में सोचने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान, उसका अंदाज, सब कुछ उसे अच्छे से याद आ रहा था। वो पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुका था। अगले दिन से ही दिनेश का व्यवहार बदल गया था। वो किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। सुबह नाश्ते की टेबल पर माँ ने प्यार से कहा, बेटा पराठे खा ले। मुझे भूख नहीं है। अरे क्या हो गया तुझे? कल से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? कुछ नहीं भैया, आप लोगों को मेरी खुशी से कोई मतलब ही नहीं है ना। दिनेश, ऐसी बातें मत कर, सब तेरी भलाई के लिए तो सोच रहे हैं। मेरी भलाई? तो मेरी शादी स्वरा से करवा दो। शाम को ऑफिस से आकर भी वो सीधा अपने कमरे में चला गया। खाना भी ठीक से नहीं खाया। 3 दिन ऐसे ही बीत गए। चौथे दिन माँ ने विनय को बुलाया। बेटा मैं हार गई, तेरे भाई को इतना दुखी नहीं देख सकती। माँ आप क्या कह रही हैं? बस बेटा, दिनेश की शादी स्वरा से ही कर देते हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा।
ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। शाम को जब दिनेश आया तो माँ ने उसे बुलाया। बेटा, हम तेरी शादी स्वरा से करने के लिए तैयार हैं। दिनेश की आंखें चमक उठी। सच माँ? थैंक यू सो मच। उसने माँ को गले लगा लिया। विनय और मीरा चुपचाप सब देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। शादी के 3 दिन बाद ही स्वरा ने घर में बदलाव शुरू कर दिए। ये पर्दे कितने पुराने हैं, इन्हें बदलना पड़ेगा। बेटा, ये अभी 2 साल पहले ही लिए थे। आंटी जी, मेरा मतलब है ये डिजाइन बहुत ओल्ड स्टाइल है, अब तो मॉडर्न पर्दे आते हैं। स्वरा, घर में सब कुछ ठीक है, जरूरत पड़ने पर बदल लेंगे। देखिए भाभी, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि घर अच्छा लगे, आप लोग समझती नहीं है। 2 दिन बाद स्वरा सोफे कवर बदलवा लाई, फिर किचन के बर्तन बदलने की बात करने लगी। माँ और मीरा चुपचाप सब देख रहे थे। रात को दिनेश के कमरे में स्वरा ने बात छेड़ी। दिनेश, तुमने अमेरिका जाने के बारे में सोचा? हाँ, लेकिन अभी तो कुछ प्लान नहीं है। प्लान नहीं है मतलब? शादी से पहले तो बोल रहे थे अगले साल जाओगे। स्वरा, मैंने कहा था कि सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। तो फिर कैसे होगा? हम यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे? देखो स्वरा, मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे कोई मुझे अमेरिका में जॉब दे दे। वहां जाने के लिए या तो बहुत अच्छी डिग्री चाहिए या फिर बहुत पैसा। स्वरा का चेहरा उतर गया। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था? नहीं, मैंने कहा था मैं सोच रहा हूँ, तुमने समझ लिया कि मैं जा रहा हूँ। तो अब क्या करोगे? यही घर में बैठे रहोगे भाई के साथ? स्वरा प्लीज ऐसे मत बोलो ना, भैया ने मुझे पढ़ाया है, मेरा लोन चुका रहे हैं। तो क्या हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे? मुझे तो लगा था तुम मुझे अच्छी लाइफ दोगे। स्वरा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो यही है। स्वरा मुंह बनाकर दूसरी तरफ घूम गई। दिनेश परेशान होकर सोने की कोशिश करने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वरा को कैसे समझाए। अगले कुछ हफ्तों में स्वरा रोज दिनेश को अमेरिका जाने के लिए उकसाने लगी। देखो दिनेश, अमेरिका में कितनी अच्छी लाइफ है, बड़े घर, अच्छी गाड़ियां, हर सुविधा। स्वरा प्लीज, मुझे पता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आसान है, तुम बस कोशिश नहीं कर रहे हो। मेरी सहेली रिया, उसकी शादी हुई थी, अब वो अमेरिका में है। देखा उसकी फोटो, कितना बड़ा घर है। उसने अपना फोन दिनेश के सामने दिखाया। फोटो में रिया एक बड़े से घर के सामने खड़ी थी। हाँ अच्छा है, लेकिन उसके पति के पास शायद वीजा होंगे। अरे तो हम भी वीजा ले लेंगे, तुम बस मेरी बात सुनो। रोज खाने की टेबल पर सोते वक्त सुबह उठते स्वरा यही बात करती रहती। दिनेश परेशान हो गया था। एक दिन स्वरा अपने ऑफिस से एक कार्ड लेकर आई। ये देखो, ये मेरी कलीग ने दिया है, ये एक ट्रैवल एजेंट का कार्ड है, वो लोग अमेरिका भेजते हैं। स्वरा, ये सब धोखा होता है, इनसे दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जेन्युइन है। मेरे कलीग के भाई गए थे इन्हीं के थ्रू। एक बार मिल तो लो, बात तो करो। नहीं स्वरा, मुझे नहीं मिलना किसी से। प्लीज एक बार, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं कभी नहीं बोलूंगी, ठीक है? दिनेश हार गया। ठीक है, एक बार मिल लेते हैं। 2 दिन बाद स्वरा एक आदमी को घर लेकर आई। उसका नाम शर्मा था, करीब 45 साल का, चमकदार कपड़े पहने हुए। देखिए दिनेश जी, अमेरिका जाना बहुत आसान है, हम स्टूडेंट वीजा दिलवा देते हैं। लेकिन मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता। अरे बस वीजा के लिए, वहां जाकर आप काम कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। महीने का 1 लाख रुपया तो आसानी से कमा लोगे। दिनेश की आंखें चमक उठी। 1 लाख महीना? हाँ जी, कम से कम। अगर अच्छी जगह मिल गई जॉब तो और भी ज्यादा। बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ। यहाँ तो जिंदगी भर मेहनत करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। स्वरा मुस्कुरा रही थी, उसकी प्लानिंग काम कर रही थी। बस 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा, वीजा, टिकट, एडमिशन सब मिलाकर। 15 लाख? इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? वो तो आप देख लो जी, हमारा काम तो आपको भेजना है। शर्मा के जाने के बाद स्वरा का व्यवहार और बदल गया। अब वो दिनेश के पैसों पर अपना कंट्रोल जमाने लगी। एक दिन विनय ने दिनेश से कहा, दिनेश, इस महीने का घर का खर्चा तो दे दे, बिजली का बिल भी आ गया है। लेकिन दिनेश टाल देता है। 1 महीना बीत गया, दिनेश ने घर के खर्चे में 1 रुपया नहीं दिया। विनय परेशान हो गया। मेरा ये क्या हो रहा है? पूरा घर का खर्चा मैं अकेले उठा रहा हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। स्वरा से बात करो तो वो टाल देती है। मुझे दिनेश से बात करनी होगी। अगले दिन शाम को विनय ने फिर से दिनेश से बात की। दिनेश, राशन लाना है, पैसे दे दे। भैया मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कैसे नहीं है, तेरी तनख्वाह तो आई होगी। हाँ आई है, लेकिन मुझे अपने काम के लिए चाहिए। कौन से काम के लिए? भैया मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वीजा के लिए पैसे चाहिए, 15 लाख जमा करने हैं।
अरे क्या बकवास कर रहा है, घर का खर्चा देना तेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? अपने माँ बाप से क्या लिया? वो लिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। अच्छे कॉलेज में आप पढ़े, मुझे साधारण कॉलेज में डाला। विनय को झटका लगा। तो तू यहाँ मुफ्त में रहेगा, खाएगा पिएगा और खर्चा नहीं देगा? जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते तब तक नहीं दे सकता। अब समझ क्यों नहीं रहे? विनय का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन वो क्या कहता। धीरे धीरे पड़ोस में भी खबर फैल गई कि दिनेश के घर में लड़ाई हो रही है। एक दिन दिनेश को पुराना दोस्त रवि मिलने आया। यार दिनेश, सुना तेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है। हाँ यार, भैया नहीं समझ रहे हैं। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है। कितने चाहिए? 15 लाख। एक एजेंट मिला था लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा यार। देख, मेरा एक दोस्त है, वो सिर्फ 10 लाख में वीजा दिलवा देगा, बिल्कुल पक्का। दिनेश की आंखें चमक उठी। सच? सिर्फ 10 लाख में? हाँ यार, लेकिन जल्दी करनी होगी, स्लॉट लिमिटेड होता है ना। दिनेश ने अपनी सारी बचत और स्वरा की सेविंग मिलाकर 10 लाख रवि को दे दिए। स्वरा बहुत खुश थी। 1 महीना बीत गया, रवि फिर आया। यार वीजा तो हो जाएगा लेकिन एक और मौका है, वहाँ सीधे नौकरी भी लग सकती है। मेरे दोस्त की कंपनी स्पॉन्सरशिप दे सकती है, बस 20 लाख और चाहिए। 20 लाख? पर मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तू इंतजाम कर, ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। वहाँ सीधे 2 लाख रुपए महीने की नौकरी लग जाएगी, साल भर में सब पैसा वापस हो जाएगा। स्वरा ने दिनेश का हाथ पकड़ा। देखो, ये गोल्डन चांस है, तुम अपने भाई से बात करो ना, घर का हिस्सा मांगो, बेच दो अपना हिस्सा। शाम को दिनेश ने विनय से बात की। भैया, मुझे घर का हिस्सा चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये घर पापा ने छोड़ा था तो आधा मेरा हक है, मुझे अपना हिस्सा बेचना है, मुझे पैसे चाहिए अमेरिका जाने के लिए। माँ चीख पड़ी। क्या बोल रहा है तू? घर बेचने की बात कर रहा है? वो घर जिसे तेरे पिता ने जिंदगी भर की मेहनत से बनाया था। हाँ माँ, मुझे 20 लाख चाहिए। घर बेच देते, आधे पैसे मुझे दे दो, आधे भैया रख लो। आप लोग किराए के मकान में शिफ्ट हो जाओ। अरे दिनेश, तू समझ, ये घर बिक गया तो हम कहाँ जाएंगे? माँ जी कहाँ जाएंगी? आप लोग किराए के मकान में रह लेना, भैया कमाते तो है, और वैसे भी मुझे मेरा हक चाहिए। कोर्ट में जाऊंगा तो भी मुझे मिल जाएगा। हाँ। माँ के आंसू बहने लगे। बेटा, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। जिस घर में तूने पहली सांस ली, जहाँ तू बड़ा हुआ, तू उसे बेच देगा। देखिए, दिनेश को जो हक मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आप लोगों ने सब कुछ बड़े बेटे को दिया, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, सब उसे मिला। छोटे बेटे को क्या मिला? कुछ नहीं। अब जब वो अपना हक मांग रहा है तो आप लोग रोक रहे हैं। विनय का गुस्सा फूट पड़ा। चुप रह तू, तूने ही मेरे भाई को बिगाड़ा है। तू आई है तब से घर में बस लड़ाई 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 हो रही है। तूने मेरे भाई का दिमाग खराब कर दिया। अगले 2 दिन तक घर में भारी तनाव रहा। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया, रोती रहती। दिनेश अड़ा रहा। स्वरा ने उसे और भड़काया। देखो, अगर तुम नहीं बोले ना तो जिंदगी भर यहीं फंसे रहोगे। तुम्हारा भाई कभी नहीं मानेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। आखिरकार विनय हार गया। उसने रोते हुए कहा, ठीक है, घर बेच देते, लेकिन याद रखना दिनेश, आज तूने इस घर को तोड़ा है, माँ के दिल को तोड़ा है। मेरा भाई आज मर गया। अगले हफ्ते वकील बुलाया गया। घर बिकने के लिए लगा दिया गया। 2 महीने में एक बिल्डर ने 80 लाख में घर खरीद लिया। 40 लाख दिनेश को मिले, 40 लाख विनय को। माँ रो रही थी। वो घर की दीवारों को छू रही थी। इन दीवारों में तेरे पापा की मेहनत थी, उनके सपने थे, आज सब बिक गया। ये घर जाते वक्त मैं अपनी आत्मा यही छोड़ के जा रही हूँ। विनय ने माँ को संभाला। उसकी आंखों में भी आंसू थे। माँ चलिए, हमें किराए का मकान देखना है। मीरा भी रो रही थी। उसने घर का एक आखिरी चक्कर लगाया। दूसरी तरफ दिनेश ने रवि को 20 लाख दे दिए। स्वरा खुश थी। बस अब 2 महीने, फिर हम अमेरिका, वहां नई जिंदगी शुरू होगी। हाँ, नई जिंदगी। 2 महीने बीत गए। रवि के फोन नहीं आ रहे थे तो दिनेश परेशान हो गया। स्वरा, रवि का फोन ही नहीं आ रहा, वीजा के बारे में कोई अपडेट नहीं। तो कॉल करो ना उसे। दिनेश ने रवि को कई बार फोन किया। आखिरकार एक दिन फोन उठा। रवि यार, क्या हो रहा है? वीजा का क्या हुआ? देख यार, वो प्रोसेस में टाइम तो लगता है, थोड़ा और इंतजार कर। लेकिन तूने तो कहा था 2 महीने में हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थोड़े और पैसे चाहिए। क्या? मैंने 30 लाख दे दिए। देखो, अगर जाना है तो और 5 लाख लगेंगे, वरना छोड़ दे। दिनेश घबरा गया। उसने स्वरा से बात की।
स्वरा ने अपनी बची हुई सेविंग्स निकाल दी। दिनेश ने अपनी गाड़ी बेच दी, किसी तरह 5 लाख और जुटाए और रवि को दिए। फिर 1 महीना और बीत गया। रवि गायब हो गया, फोन बंद आने लगा। दिनेश पागल हो गया। स्वरा, रवि का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। क्या? उसके घर जाओ ना। दिनेश रवि के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला रवि परिवार समेत कहीं चला गया है। दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वापस घर आया, स्वरा को सब बताया। क्या मतलब हमारे 35 लाख रुपए डूब गए? हाँ, रवि ने धोखा दे दिया। स्वरा चीख पड़ी। तुम कैसे बेवकूफ हो? बिना कुछ पक्का किए तुमने पैसे कैसे दे दिए? अब क्या होगा? दिनेश सिर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अगले कुछ दिन दिनेश ने रवि को ढूंढने की बहुत कोशिश की तो उसे रवि मिल गया। कैसा दोस्त निकला तू? अरे मैंने तेरी दोस्ती पर भरोसा किया था। यार, जो अपने भाई का नहीं हुआ, अपनी माँ को रुला दिया, घर बेच दिया। अब वो मुझे दोस्ती का ज्ञान तो ना ही दे तो खुद धोखेबाज है। मैंने तो बस तेरे साथ वही किया जो तूने अपनों के साथ किया। पैसा तो गया, अब औकात में रह। दिनेश टूट गया। वो घर आकर फर्श पर बैठ गया और रोने लगा। स्वरा भी रो रही थी। अब क्या होगा? किराए के घर में कब तक रहेंगे? घर भी गया, पैसा भी गया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सब बर्बाद कर दिया तेरे कहने पर। 1 हफ्ता और बीता। दिनेश डिप्रेशन में चला गया। नौकरी पर जाना भी बंद कर दिया। स्वरा अब उससे बात भी नहीं करती थी। एक दिन दिनेश हिम्मत करके विनय की किराए के घर पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। मीरा ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। भाभी, भैया है। क्यों आया है तू यहाँ? भाभी, मुझे भैया से मिलना है। विनय बाहर आया। उसने दिनेश को देखा। क्या चाहिए तुझे? दिनेश घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं बर्बाद हो गया भैया। रवि ने धोखा दे दिया, सारे पैसे ले गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा भैया। माँ भी बाहर आ गई। दिनेश को देखकर उनकी आंखें भर आई। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने आप लोगों का दिल तोड़ा, घर तोड़ दिया और खुद भी बर्बाद हो गया। माँ ने दिनेश को उठाया और गले लगा लिया। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। तू वापस आ गया, यही बात है। विनय की आंखों में भी आंसू आ गए। उठ दिनेश, भाई को घुटनों पर नहीं बैठना चाहिए। तू गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन तू वापस आ गया, ये सबसे बड़ी बात है। भैया, मैंने सब बर्बाद कर दिया। घर भी गया, पैसा भी गया। घर तो गया, लेकिन परिवार तो है ना। हम फिर से मिलकर नया घर बना लेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस इस बार कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। मीरा भी रो रही थी। वो भी दिनेश को गले लगा लेती है। चल अंदर आ, तेरे लिए खाना बनाती हूँ। दिनेश अंदर गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तूने देख लिया ना, जो पास था वो भी गंवा दिया और जो चाहते थे वो तो मिला ही नहीं। माँ, हम सब मिलकर फिर से शुरू करेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। संडे के दिन पूरा परिवार घर पर होता है। अवनी घर में पोछा लगा रही होती है। दिसंबर का महीना था। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, जिस कारण पोछा सूखने में काफी वक्त लगता है। अमन अपने कमरे से निकलकर गीले पोछे पर चलता हुआ बाहर आता है और गायत्री के बगल में सोफे पर बैठ जाता है। ठंड अचानक बहुत बढ़ गई है ना? हाँ, देखा ना बाहर कितना कोहरा है। ऐसा लग रहा है अभी सुबह के 6 बजे है। ऐसा दिल कर रहा है कि बस एक जगह बैठे रहो। अमन टीवी ऑन कर देता है। टीवी की आवाज सुनते ही गुनगुन और क्रिश दोनों कमरे से भागते हुए अमन के पास आ जाते हैं और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। पोछा अभी सूखा नहीं था, जिस कारण फर्श गीला होता है। फर्श को जल्दी सुखाने के लिए अवनी ड्राइंग रूम का पंखा ऑन कर देती है। अवनी, तुमने पंखा क्यों चला दिया यार? पहले ही ठंड कम थी क्या? अभी मैंने तो पोछा लगाया है। ठंड में पोछा जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए मैंने पंखा चला दिया। पंखे की हवा से फर्श जल्दी सूख जाएगा। अब गीले पोछे पर किसी का पैर फिसल गया तो चोट लग जाएगी। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अवनी बहू, पंखा बंद कर दे। माँ जी, बस थोड़ी देर की बात है। फर्श सूखते ही मैं पंखा बंद कर दूंगी। गुनगुन, मेरे कमरे से मेरी शॉल, टोपी और मफलर ला दे। पंखे की हवा लगने से मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। गुनगुन के साथ क्रिश भी गायत्री के कमरे में जाता है और उसकी शॉल, मफलर और टोपी लाकर उसे दे देता है। अरे यार, ये पंखा है या हमारी जान का दुश्मन? अवनी, तुम ठंडा में पोछा मत लगाया करो।
पोछा न लगाऊं तो घर गंदा रह जाएगा, पोछा तो लगाना ही पड़ेगा। अमन अपने कमरे में जाता है और ठंड से बचने के लिए कंबल ही उठा लाता है। अमन और दोनों बच्चे सोफे पर कंबल ओढ़कर बैठ जाते हैं। जरा कंबल ठीक से ओढ़ लो, कंबल गीले फर्श को छू रहा है, कंबल भी गीली हो जाएगी। ओफो, तुम्हें हर चीज में दिक्कत है। दिक्कत मुझे नहीं, आप लोगों को है। ठंडे पानी से पोछा मैं लगा रही हूँ और ठंड आप लोगों को लग रही है। तो तू गर्म पानी से पोछा लगा ले बहू। गर्म पानी कहाँ से लाऊं? सुबह मैंने पानी गर्म किया था, सबने गर्म पानी से नहा लिया, गर्म पानी खत्म हो गया। तभी अपने कमरे से उदय खांसता हुआ बाहर आता है। एक तो इस ठंड में खांसी बढ़ती ही जा रही है। बहू, जरा एक गिलास पानी पिला दे, मेरा गला सूख रहा है। अवनी एक गिलास पानी लाकर उदय को देती है। ये क्या बहू, तू तो देख रही है कि मुझे खांसी है। ठंडा पानी पीऊंगा तो खांसी बढ़ जाएगी। गुनगुना पानी ला दे। ठीक है, अभी लाती हूँ। घर के दूसरे सदस्य भी अवनी से पीने के लिए गर्म पानी लाने को कहते हैं। बहू, मेरे लिए भी एक गिलास गर्म पानी ला देना। अवनी, मुझे भी पीने के लिए गर्म पानी दे दो। अपनी पोछा लगाने का काम बीच में छोड़कर सबको पीने के लिए गर्म पानी लाकर देती है। ठंड में गर्म पानी पीकर कितना सुकून मिलता है। इससे ज्यादा सुकून तो गर्म गर्म चाय पीने से मिलता है। तूने मेरी मुंह की बात छीन ली। तो हो जाए एक एक कप चाय। नेकी और पूछ पूछ। अवनी, हमारे लिए अदरक वाली चाय बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। अब अवनी घर के बाकी काम छोड़कर किचन में चाय बनाने लगती है। वो चाय बना ही रही होती है कि तभी दोनों बच्चे किचन में आते हैं। मम्मी, हमें गर्म गर्म मैगी खानी है। ठंड में गर्म गर्म मैगी बहुत अच्छी लगती है। गुनगुन, क्रिश, अभी तुम दोनों मैगी खा लोगे तो खाना कब खाओगे? मम्मी, हम खाना बाद में खा लेंगे, लेकिन हमें अभी मैगी बना के दो ना प्लीज। ठीक है। अवनी चूल्हे में दूसरी तरफ मैगी चढ़ा देती है। थोड़ी देर के बाद वो सबको चाय और बच्चों को मैगी लाकर देती है। पूरा परिवार ठंड में चाय की चुस्की लेता है। चाय पीकर मेरे गले को कितनी राहत मिल रही है। ठंड के मौसम की चाय ही हमारी जान है। कुछ मिले या ना मिले, चाय जरूर मिलनी चाहिए। नहीं यार, अब पंखा तो बंद कर दो, पोछा सूख गया है। पोछा तो कब का सूख गया, पंखा तो तुम भी बंद कर सकते थे। मैं कंबल के अंदर बैठा हूँ, बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है। तुम तो पंखा के पास खड़ी हो ना, जरा हाथ बढ़ाकर पंखे की स्विच ऑफ कर दोगी तो क्या हो जाएगा? मैं तो कर ही दूंगी। अवनी पंखा बंद करके घर के दूसरे काम में लग जाती है। उफ, ठंड में धोने के लिए कितने कपड़े निकल जाते हैं। इन्हें धोने से ज्यादा सुखाने की दिक्कत है। अवनी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालती है, फिर भी आधे कपड़े रह जाते हैं। आधे कपड़े दूसरी बार में धुल जाएंगे। जब तक ये कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं जरा आराम कर लेती हूँ। अवनी अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी गायत्री उसे आवाज देती है। अवनी बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी, सारे काम खत्म हो गए हैं, अब थोड़ी देर आराम करने जा रही थी। अरे, इतनी ठंड हो रही है, एक कप चाय पी ले। नहीं माँ जी, अभी मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। तुम्हारा चाय पीने का मूड नहीं है तो क्या हुआ, हमारा मूड तो है, हमें चाय पिला दो। क्यों पापा, हो जाए एक एक कप? हाँ हाँ, भला मैं चाय के लिए मना कैसे कर सकता हूँ, और वो भी दिसंबर की ठंड में। एक चाय ही तो है जो हमें ठंड से राहत देती है। जाओ अवनी, हमारे लिए चाय बना लाओ, अदरक थोड़ी ज्यादा डालना। ठीक है। थकी हारी अवनी आराम भी नहीं कर पाती है और किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। अभी 1 घंटे पहले सबको चाय बनाकर पिलाई थी, अब इन्हें फिर से चाय चाहिए। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि मुझे भी आराम की जरूरत होती है। सारा दिन ठंडे पानी में काम करती हूँ और ठंड इन लोगों को लगती है। अवनी सबको चाय लाकर देती है। बहू, चाय के साथ कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? सूखी चाय अच्छी नहीं लगती। पापा जी, सारे स्नैक्स खत्म हो गए हैं, लाने पड़ेंगे। तो आज शाम को बाजार से स्नैक्स ले आना। पापा ठीक कह रहे हैं, स्नैक्स के बिना चाय का मजा ही नहीं आता। बिना स्नैक्स के चाय पीने से ठंड में गैस भी बनती है। अमन, आज आप बाजार चले जाना, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या अवनी, मुझे एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है और आज तो बाहर सूरज भी नहीं निकला है। शाम होते होते कितनी ठंड हो जाएगी यार। इतनी ठंड में कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता। हाँ, जैसे मेरे लिए तो गर्मी का मौसम है। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं। अवनी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे याद आता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए होंगे। 1 मिनट को चैन नहीं है, अब कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाना पड़ेगा। एक बार कंबल में घुस जाओ तो बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। अवनी क्रिश को आवाज लगाती है। क्रिश बेटे, क्रिश। क्रिश सोफे पर कंबल के अंदर बैठा होता है। वो वहीं से बोलता है। क्या बात है मम्मी, मैं कंबल में हूँ, वहीं से बता दो। जरा पापा से कह दो कपड़ों की बाल्टी छत पर पहुंचा दे, मैं कपड़े सुखा दूंगी।
ओफो अवनी, भला इतनी ठंड में छत पर कौन जाएगा, तुम खुद चली जाओ। अवनी कंबल से निकलकर बाहर आती है। अब बाहर आ ही गई हो तो हमें एक कप चाय पिला दो। अभी तो चाय पिलाई थी, फिर से चाय? अच्छा चाय नहीं तो कॉफी पिला दे। भाई दिसंबर की ठंड है, कुछ तो गर्मा गर्म चलते रहना चाहिए। लेकिन पापा, आप लोग अभी कॉफी पियेंगे तो दोपहर का खाना कब खाएंगे? अरे खा लेंगे खाना भी, हमें कौन सा कहीं बाहर जाना है। तू अभी हमारे लिए कॉफी बना दे। एक सुबह अवनी सोकर उठती है। वो खिड़की से बाहर देखती है। हाँ, अभी तो रात है, लगता है मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। अवनी घड़ी की ओर देखती है। सुबह के 6 बज गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी रात के 2 बजे हों। आज तो घने कोहरे के कारण सूरज दिखाई ही नहीं दे रहा। ठंड में उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और उनके लिए लंच बनाना, ये बड़ी मुसीबत है। बच्चों की छुट्टियां हो जाती तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। अवनी सुबह 6 बजे उठकर बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही होती है। मम्मी, मेरे कपड़े बहुत ठंडे हो गए हैं, इनमें प्रेस कर दो, गर्म हो जाएंगे। गुनगुन, तुझे कितनी बार कहा है कि ठंड के मौसम में स्कूल ड्रेस अलमारी के अंदर रखा कर, कपड़े पूरी रात बाहर रहेंगे तो ठंडे हो जाएंगे। अवनी लंच बनाने का काम बीच में छोड़कर गुनगुन के कपड़े प्रेस करने लगती है। तभी कृष आवाज लगाता है। मम्मी, आपने गीजर ऑन नहीं किया था, पानी तो गर्म हुआ ही नहीं। अब मैं अकेली क्या क्या याद रखूं? कृष बेटा, तू आज स्कूल से आने के बाद नहा लेना। ठीक है, लेकिन मेरे बोतल में पीने के लिए गर्म पानी जरूर भर देना। अवनी बच्चों को जल्दी जल्दी तैयार करती है, उनका लंच रेडी करती है। उसी समय अवनी के फोन पर दोनों बच्चों के स्कूल बस ड्राइवर का फोन आता है। हेलो मैडम जी, आज अपने बच्चों को खुद ही स्कूल पहुंचा देना। क्यों, क्या हुआ भैया? आप नहीं आ रहे हो क्या? आपने बाहर का मौसम नहीं देखा क्या? कितना कोहरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। ऐसे में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आज मैं काम पर नहीं गया। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को खुद ही स्कूल पहुंचा रहे हैं। आप भी गुनगुन और कृष को स्कूल खुद पहुंचा देना। मैं आज नहीं आने वाला। अवनी फोन रख देती है। आज तो बहुत लेट हो जाएगा। अवनी अमन को जगाती है। अमन, उठो ना। लेकिन अमन गहरी नींद में सो रहा होता है। अमन, जल्दी उठो ना। अमन अलसाई हुई आवाज में कहता है। क्या बात है अवनी, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो? जरा दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ दो, आज ड्राइवर भैया नहीं आ रहे हैं। अवनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जरा खिड़की से बाहर देखो। तुम्हें लगता है कि इतनी ठंड में मैं रजाई से बाहर निकलूंगा? मैं तो अब 9 बजे से पहले रजाई से बाहर नहीं आने वाला। मुझे सोने दो। अमन सो जाता है। उधर दोनों बच्चे शोर मचाने लगते हैं। मम्मी, हम स्कूल जा रहे हैं। मम्मी, हम लेट हो रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं। तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे, रुको, मैं तुम दोनों को स्कूल पहुंचा देती हूँ। अवनी दोनों बच्चों को लेकर स्कूल जाती है। उफ, कितनी ठंड है। शीतलहर चल रही है। मम्मी, अगले हफ्ते हमारे स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं। स्कूल की छुट्टियों का नाम सुनकर ही अवनी राहत महसूस करती है और मन ही मन सोचती है, हाँ चलो, स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी तो बच्चे घर पर ही रहेंगे। कम से कम सुबह सुबह इन्हें स्कूल भेजने के लिए उठना तो नहीं पड़ेगा। अवनी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आती है। तब तक घड़ी में 8 बज चुके होते हैं। गायत्री और उदय सोकर उठ चुके होते हैं, लेकिन अपने कमरे से बाहर नहीं आते हैं। अवनी सबके लिए चाय बनाती है और टेबल पर रख देती है। रोज सुबह 8 बजे उदय, गायत्री और अमन उठकर चाय पीने के लिए बाहर आ जाते थे, लेकिन उस दिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी कोई अपने कमरे से बाहर नहीं आता है। अवनी सास ससुर के कमरे में जाती है। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? अवनी बहू, हमें क्या होना है, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग आज कमरे से बाहर नहीं आए। मैं चाय बनाकर आप लोगों का इंतजार कर रही थी कि आप लोग बाहर आएंगे। अवनी बहू, इतनी ठंड में रजाई से बाहर कौन आना चाहता है, हमें चाय यहीं लाकर दे दे। ठीक है, लाती हूँ। अवनी चाय लेकर आती है। ठंड इतनी पड़ रही है कि 2 मिनट में चाय ठंडी हो जाती है। हाँ, चाय तो पानी की तरह ठंडी है। बहू, तूने चाय बहुत देर पहले ही बना दी थी क्या? नहीं पापा जी, चाय तो मैंने अभी बनाई है। ठंडी हो गई है, मजा नहीं आ रहा। जा, दूसरी चाय बना ला। ठीक है पापा जी। अवनी सबके लिए दोबारा चाय बनाती है और सास ससुर के कमरे में जाकर उन्हें चाय देती है। अमन अभी तक सो रहे हैं, आज उन्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? अवनी अपने कमरे में जाती है और अमन को उठाती है। अमन, अब तो उठ जाइए, वरना आपको ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। अवनी, ठंड और कोहरे के कारण मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है। मैं घर से ही काम करूंगा। तुम मुझे बेड पे टी ला कर दे दो। ठीक है। अवनी सोचती है कि अमन को बेड टी ही दे देती हूँ, वो घर से ही काम करेंगे तो मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। लेकिन अवनी जैसा सोचती है, होता उससे बिल्कुल अलग है। पहले तो वो अमन को बेड टी लाकर देती है।
अवनी, जाने से पहले बाथरूम का गीजर ऑन कर देना। अवनी बाथरूम का गीजर भी ऑन कर देती है। आज नाश्ते में क्या बना रही हो? आज पोहे बना रही हूँ। क्या यार, ठंड का मौसम है, कुछ स्पेशल बनाओ ना। ठंड को सेलिब्रेट करना सीखो अवनी। तुम्हें तो ठंड को सेलिब्रेट करना ही नहीं आता। आप ही बताओ क्या बना दूं? कैसे सेलिब्रेट करूं ठंड को? खाना खाने का असली मजा तो ठंड में ही आता है। ऐसा करो, आज हिंग कचौरी और दम आलू बना लो। ठीक है। अवनी रसोई में जाकर हिंग कचौरी और दम आलू बनाती है। थोड़ी देर के बाद सब लोग नाश्ते के टेबल पर आते हैं। थैंक गॉड, सब लोग नाश्ता करने खुद आ गए। ये नहीं कहा कि मुझे बेड पर नाश्ता ला कर दे दो। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। नाश्ता करने के बाद, अवनी, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, आप अपना काम करो। सबको नाश्ता कराने के बाद अवनी घर के दूसरे काम करने लगती है। आधे घंटे के बाद, अवनी, अवनी, हाँ अमन, क्या बात है? अवनी, आज बहुत ठंड है, जरा हीटर ऑन कर दो। और हाँ, मेरे बॉटल में पीने के लिए गर्म पानी भर दो और मेरे लिए कॉफी बना दो। और कोई काम है या मैं जाऊं? अवनी, जाओ, मुझे काम करने दो। और हाँ, कॉफी जरा जल्दी लाना। अवनी कमरे से बाहर आती है। अवनी बहू, जरा हमें भी पीने के लिए गर्म पानी दे दे। थोड़ी देर में अवनी एक ट्रे में सबके लिए पीने का गर्म पानी और कॉफी लेकर हाजिर हो जाती है। आज तो मजा आ गया। नाश्ता भी बहुत बढ़िया बना था और कॉफी भी। अगर बार बार चाय और कॉफी मिलती रहे तो ठंड का एहसास ही ना हो। ठंड का एहसास कैसे होगा जब सबको हाथ में सब कुछ मिल रहा है? कोई ठंड का एहसास मुझसे पूछे। थोड़ी देर में अमन अपने कमरे से अंगड़ाइयां लेता हुआ बाहर आता है। ओहो, बहुत लंबी मीटिंग थी यार, थक गया हूँ। एक कप चाय पिला दो अवनी, और थोड़े पकौड़े भी बना लेना। अवनी सोचती है कि अमन का वर्क फ्रॉम होम उसे भारी पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता कि वो ऑफिस ही चला जाता। एक हफ्ते के बाद दोनों बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। हमारे स्कूल में पूरे 10 दिन की छुट्टियां हो गई। हम क्रिसमस, न्यू ईयर सब घर पर मनाएंगे। मम्मी, इस बार आपने ठंड में गाजर का हलवा नहीं बनाया? अरे, गुनगुन ने सही याद दिलाया। अवनी, तुमने इस बार ठंड में एक बार भी गाजर का हलवा नहीं बनाया। चलो आज गाजर का हलवा हो जाए। लेकिन घर में गाजर नहीं है। तो बाजार से ले आओ ना। अमन, आप तो देख ही रहे हो कि मुझे घर में कितना काम रहता है। आप बाजार जाकर गाजर ले आओ, मैं हलवा बना दूंगी। अवनी, घर से बाहर ना निकलना पड़े इसलिए तो मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है। तुम तो देख ही रही हो बाहर कितनी ठंड है। इतने ठंड में घर से बाहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तुम तो सब्जियां लेने रोज बाजार जाती हो ना, तो आज भी चले जाओ। अवनी सब्जियों का बैग उठाती है और बाजार चली जाती है। रास्ते में, इस घर में सबको ठंड लगती है, सिर्फ मुझे ठंड नहीं लगती। सबको गाजर का हलवा खाना है। ऐसा सोचते हुए वो बाजार पहुंचती है और गाजर खरीदने लगती है। तभी उसके पास अमन का फोन आता है। अमन का फोन। अवनी फोन उठाती है तो उधर से कृष की आवाज आती है। मम्मी, मेरे और गुनगुन दीदी के लिए मूंगफली लेते आना और वो गुड़ की पट्टी भी लेते आना। तभी पीछे से गायत्री की आवाज आती है। कृष बेटे, मम्मी से बोल दे तिल गजक भी खरीद लेगी। ठंड में तिल गजक खाने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। अरे गायत्री, बहू को बोल दो कि सब्जी मंडी से सरसों का साग भी खरीद ले। मम्मी, तुम तिल गजक और सरसों का साग भी ले लेना। हाँ, मैंने सबकी फरमाइशें सुन ली हैं। और कुछ रह गया हो तो बता दो। नहीं मम्मी, बस इतना ही। अवनी बाजार से सारी खरीदारी करके घर आती है, जिस कारण उसे घर लौटने में देर हो जाती है। अरे अवनी, कहाँ रह गई थी तुम? घड़ी देखा है, शाम के 7 बज गए हैं। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब इतनी सारी चीजें खरीदनी थी, वक्त तो लग ही जाता है। अच्छा चलो, अब जल्दी से हमारे लिए चाय बना दो। अवनी बहू, साथ साथ गाजर भी कद्दूकस कर ले, हलवा बनाने में वक्त लगता है। ठीक है मम्मी जी। बाहर से आकर अवनी 2 मिनट भी चैन की सांस नहीं ले पाती है और रसोई में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो चाय लेकर बाहर आती है तो देखती है कि बच्चे बड़े सब मूंगफली खाकर उसके छिलके फर्श पर गिरा रहे होते हैं और साथ साथ क्रिसमस और न्यू ईयर कैसे मनाई जाए उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार हम क्रिसमस में प्लम केक मम्मी से बनवाएंगे। और हाँ, न्यू ईयर पर हम पिकनिक मनाने बाहर जाएंगे। अवनी सोचती है कि चलो कम से कम न्यू ईयर तो घर से बाहर बनेगा, उसे घर के काम से कुछ तो राहत मिलेगी। तभी अमन कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा, इतनी ठंड में बाहर कौन जाएगा। हम न्यू ईयर घर पर ही मनाएंगे, घर का खाना खाएंगे। हाँ, सही बात है, बाहर शीतलहरी चल रही है, हम में से किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। न्यू ईयर के लिए हम घर पर ही कुछ देसी लड्डू बनवा लेंगे। माँ, तुम गोंद और मेथी के लड्डू बनाती थी ना, वैसे ही लड्डू बनवाना। हाँ, वो लड्डू तो बहू ने कई बार बनाया है। तो सुन रही है ना अवनी, न्यू ईयर की तैयारी कर ले। जी माँ जी। अवनी मन ही मन सोचती है
कि इससे अच्छा होता कि ना बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ती और ना अमन के ऑफिस से उन्हें वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिलती। इन लोगों ने मेरी रेल बनाकर रख दी। तू क्या सोचने लगी अवनी? हमारे साथ बैठकर चाय पी ले। नहीं माँ जी, चूल्हे पर गाजर का हलवा चढ़ा हुआ है, मैं रसोई में जा रही हूँ। हाँ तू जा, हलवे को बार बार नहीं चलाया तो हलवा जल जाएगा। गाजर का हलवा बनाने के बाद अवनी खाने में सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। क्रिसमस और नया साल नजदीक आने ही वाला होता है। अवनी बाजार से केक और देसी लड्डू बनाने का सामान लेकर घर आती है। घर के सारे सदस्य हीटर ऑन करके रजाई के अंदर बैठे होते हैं। अवनी, बाहर बहुत ठंड है ना? अब ठंड का मौसम है तो ठंड होगी ही ना। काश कि ये ठंड का मौसम कभी आता ही नहीं।